greenhouse effect. An increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere leads to an increase in temperature on the earth. It is called greenhouse effect या इसको ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में अधिकता में हो जाएगी, इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर क्या है वो हमारा बहुत बढ़ेगा, गर्म होगा। और जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और हमारी जो पृथ्वी है वो पानी में डूब जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। तो हीटेड अप द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ द infrared radiation by carbon dioxide in the atmosphere is called the global warming. Global warming cause changes in the pattern of crop cultivation. जो हमारी कल्टीवेशन होती है, क्रॉप फसलें जो होती हैं, जो हमारी सीजनेबल, उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। एडवर्सली अफेक्ट द मानसून रेज जिससे अफेक्ट होगी। कॉज एक्सेस मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस देयर बाई रेजिंग द लेवल ऑफ वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड इन द सी एंड ओशन दिस मेक इवन कॉज, जब ग्लेशियर हमारे मेल्ट होंगे तो हमारे जो समुद्र हैं, ओशियंस हैं, महासागर हैं और जो रिवर्स हैं उनमें मेनली पानी बढ़ जाएगा। जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लड्स आएंगी और सबमर्जिंग ऑफ मैनी लो लाइंग एरियाज। और जितने भी एरियाज होते हैं जो निचले दल पे पाए जाते हैं, जो कि वो जलमग्न हो जाएंगे। सबमर्जिंग मीन्स जलमग्न। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट। हम मैंने आपको बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना डेंजरस गैस है, पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, इससे हमें क्या हानि पहुंच सकती है। तो इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप इन द क्लोज रूम विद ए कोल फायरप्लेस। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप सर्दियों में अंगीठी वगैरह जो जलाते हैं या फायरप्लेस, तो हमें कभी भी अपने जो रूम्स होते हैं उनकी विंडोज़ या डोर्स क्लोज करके नहीं सोना चाहिए। तो इनसाइड ऑन अ कोल्ड्री विंट्री नाइट व्हेन द रूम इज़ क्लोज और नो फ्रेश एयर कैन एंटर द रूम, इनिशियल बर्निंग ऑफ कोल वुड कंज्यूम वॉट एवर ऑक्सीजन इज एबल इन द रूम। जब ये कोल जलेगा, मालूम है कार्बन कंटेंट्स होते हैं सब कोल्स में, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें कार्बन कंटेंट्स होती हैं ये चीज़ें। तो जब फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी तो कोल वुड बर्न इन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या करेंगे, जब फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली इनसे प्रोड्यूस होता है, तो हमें सफोकेटेड फील होगा। जब हम सांस लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल कॉज सफोकेटेड एंड इवन डेथ। तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी जिससे हमारा दम घुटेगा और हमारी डेथ हो सकती है। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इज कॉल्ड एसिड रेन। जब बारिश होती है तो उसमें कुछ नाइट्रोजन सल्फर्स की भी मात्रा पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है वो सभी के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। कैसे, एसिड रेन इज हाईली एसिडिक एंड कॉरोसिव। एसिड रेन जो होती है हाईली एसिडिक अम्लीय होती है और कॉरोसिव यानी घातक नाशक होती है। एसिड रेन प्रोमोट्स कॉरोजन ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको डैमेज करती है। तो एसिड रेन रिएक्ट लाइमस्टोन मार्बल ऑफ द स्टोलिक मॉन्यूमेंट्स, आपने ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनमें देखा होगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल को ले लेते हैं, तो पीला पड़ता जा रहा है, कुछ एयर पॉल्यूशन के कारण है, कुछ एसिड रेन्स जो होती हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो लाइमस्टोन होता है इसमें या मार्बल होती है उसको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। ड्यू टू सच रिएक्शन मार्बल गेट कोरेटेड एंड लॉस इट्स शाइन, और जो मार्बल होती है जब ये पानी पड़ता रहता है तो वो पीलापन आ जाता है और अपनी शाइन वो पत्थर खो देता है। एसिड रेन आल्सो इफेक्ट प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ। अब एसिड रेन से पौधे भी प्रभावित होते हैं और जो जलीय जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इट डिस्ट्रॉयड प्लांट्स, फिश एक्सेट्रा। एसिड रेन लीड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और इसके साथ एसिड रेन के साथ हमारी जो सॉइल की उर्वरक क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी उर्वरक क्षमता, वो भी हमारी नष्ट होती है। जूडियस
judicious use of various sources of energy, increasing population, rapid industrialization and efficient lifestyle of the people. So our consumption of coal and petrol has increased appreciably since 1950. अब अगर हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है उसके आधार पर अगर हम बहुत तेज़ी से अपने फ्यूल्स का उपयोग अधिकता में करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे, तो क्या होगा, जल्दी से नष्ट हो जाएंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि जो तेज़ी से हमारे कारखाने खुलते जा रहे हैं, तो उसमें भी फ्यूल्स का हम जो यूज़ करते हैं तो वो भी एक्सेसिव अमाउंट्स में करते हैं। तो ये सब हमको प्रिजर्व करके रखना है। तो आवर कंट्री डज नॉट हैव इनफ पेट्रोलियम रिजर्व टू मीट आवर requirements. So about 2/3 of our petroleum requirements are met by import from other countries. So it is estimated that the present rate of consumption petrol resource on the earth will get exhausted in about 50 years and coal deposit in about 100 years. अगर हम इसी तरीके से ना एक्सेसिव अमाउंट में इसका यूज़ करते रहे तो आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 50 सालों में ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एंड कोल डिपॉजिट इन अबाउट कितना 100 years. तो डेप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस। और इसी तरीके से अगर हम इसका अधिक से अधिक मात्रा में यूज़ करते रहे तो हो सकता है एक दिन ये ऊर्जा क्षय हमें भुगतना पड़े। एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा क्षय। तो एनर्जी क्राइसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय जुडिशियस यूज़ ऑफ वेरियस सोर्स। हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ उपयोगी सजेशंस हैं, जो हमारे कदम हैं वो हमको फॉलो करने होंगे। जैसे बाय स्लोइंग डाउन यूज़ ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। बहुत कम मात्रा और स्लोइंग डाउन यानी कम मात्रा में इनका यूज़ हमें करना चाहिए। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, यूरेनियम। और बाय एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, सनलाइट, हाइड्रो एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। हमें एनकरेज इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम किसका यूज़ करें, रिन्यूएबल सोर्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। तो जैसे लाइक विंड है, सनलाइट है, हाइड्रो एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी, इनका यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बाय प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग मोर फ्यूल्स एफिशिएंट मशीन्स, बाय यूजिंग स्मोकलेस इम्प्रूव्ड चूल्हा, स्टोव्स एंड बर्नर्स। और हमें जिससे धुआं ना निकले तो स्मोकलेस चूल्हे का यूज़ करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इम्प्रूव्ड चूल्हा।